नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। चलिए डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 को स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका शिवसेना शिंदे गुट के विधायक किरण सामंत ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कामरा ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग करते हुए भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की है। याचिका के मुख्य बिंदु की बात करें तो याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कामरा ने अपने व्यंग्यात्मक कंटेंट के माध्यम से न्यायपालिका की छवि को धूमिल किया है और लोगों के संवैधानिक संस्थानों पर विश्वास को कमजोर किया है। उन्होंने कामरा को एक ऐसे व्यवसाय बताया जो डिजिटल कंटेंट और सार्वजनिक प्रदर्शन के माध्यम से संस्थानों को निशाना बनाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। याचिका में विशेष रूप से कामरा के 2025 के कॉमेडी शो नया भारत का उल्लेख किया गया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जैसी एजेंसियों को सत्तारूढ़ पार्टी के राजनीतिक उपकरण के रूप में चित्रित किया था। इसके अलावा 2020 में कामरा द्वारा किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट का भी हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति कथित रूप से अश्लील इशारा किया था। इस पूरे मामले में कोर्ट का निर्णय क्या था? मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्य और न्यायमूर्ति एम.एस. कर्णिक की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने सूचना की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय नियम 2019 के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपायों का उपयोग नहीं किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पहले इन वैकल्पिक उपायों का सहारा ले सकते थे, जैसे कि संबंधित सरकारी अधिकारियों से संपर्क करना। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायपालिका सेंसरशिप तंत्र नहीं बना सकती, क्योंकि ये नीति निर्णय कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित सरकारी विभागों से सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दी। याचिका में जो मांगे की गई वो कुछ इस प्रकार की है। कामरा की आपत्तिजनक सामग्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया जाए, गूगल एलएलसी और कामरा का यूट्यूब चैनल निलंबित करने का निर्देश दिया जाए, एक सोशल मीडिया निगरानी और सेंसरशिप समिति का गठन किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय से आईटी अधिनियम के तहत डिजिटल सामग्री को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण मांगा जाए। कानूनी प्रतिनिधित्व की बात करें तो याचिकाकर्ता किरण सामंत की ओर से अधिवक्ता बहरेज ईरानी ने पेशी की, जबकि कुणाल कामरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंडबाटा ने उनका पक्ष रखा। निष्कर्ष की बात करें पूरे मामले की तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को पहले उपलब्ध वैकल्पिक उपायों का उपयोग करना चाहिए था। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित सरकारी अधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। यह निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की गरिमा के बीच संतुलन बनाए रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में मृतक की आय के अभाव में उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुमानित आय निर्धारित की जा सकती है। यह निर्णय विशेष रूप से उन मामलों में लागू होता है जहां मृतक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत थे और उनकी आय का कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह फैसला ऐसे मामलों में मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां मृतक की आय का स्पष्ट प्रमाण नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में मृतक की सामाजिक स्थिति, जीवन शैली और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए उनकी अनुमानित आय निर्धारित की जा सकती है, ताकि उनके परिजनों को उचित मुआवजा मिल सके। इस निर्णय से उन परिवारों को राहत मिलेगी जो अपने परिजनों की असमय मृत्यु के बाद मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, विशेषकर जब मृतक की आय का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होता। यह फैसला न्यायपालिका की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिस समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हैं। इस निर्णय के अनुसार मोटर दुर्घटना मुआवजे मामलों में मृतक की अनुमानित आय निर्धारित करने के लिए उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा, जिससे उनके परिजनों को उचित और न्यायसंगत मुआवजा मिल सके। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 वर्षों से अलग रह रहे एक दंपत्ति को तलाक प्रदान किया। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की पीठ ने कहा कि इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद
उन्हें साथ रहने के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता के समान होगा। अदालत ने माना कि विवाह अब अवैवाहिक हो चुका है और इसे जबरन बनाए रखना दोनों पक्षों के लिए हानिकारक होगा। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववर्ती फैसलों का भी हवाला दिया गया, जिसमें विवाह के अनुसाध्य टूटने की स्थिति में तलाक को उचित ठहराया गया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने 2023 में याचिका दायर कर अपने पिता को उत्तर प्रदेश से बाहर की जेल में स्थानांतरित करने की मांग की थी, लेकिन मार्च 2024 में अंसारी की जेल में मृत्यु हो गई। उमर ने आरोप लगाया कि उनके पिता को जेल में जहर दिया गया था, उन्हें उचित चिकित्सा सहायता नहीं मिली। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उमर को हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की सलाह दी। अगली खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 20 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव कुंडेला की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं कर पाया। धारा 20 के अनुसार कोई भी अदालत किसी अवमानना की कार्रवाई उस तिथि के 1 वर्ष पश्चात प्रारंभ नहीं कर सकती जिस तिथि को वह अवमानना की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे संविधान के अनुच्छेद 13, 14 और 20 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने इसे व्यक्तिगत असंतोष पर आधारित मानते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी विधिक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए ठोस और विधि संपन्न आपत्ति होनी चाहिए, जो इस याचिका में अनुपस्थित थी। अगली खबर है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई 14 मई 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वह वर्तमान सीजेआई संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार संभालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति गवाई 24 नवंबर 1960 को अमरावती, महाराष्ट्र में जन्मे थे और 1985 में वकालत शुरू की थी। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। वह अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले दूसरे सीजेआई होंगे। पहले न्यायमूर्ति केजी बालकृष्ण थे। उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख कानूनी खबरें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ।